ऑलराइट देन स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक 5.5 कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, शॉर्टली CCUS। तो रिसेंटली अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है विद द टाइटल कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो इसके अराउंड पूरा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कैसे इसको डेवलप किया जाए इंडिया के अंदर, इसके बारे में रिपोर्ट चर्चा करती है। सो व्हाट इज दिस कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज? ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है, जो कार्बन एमिट हम लोग कर रहे हैं, कार्बन इन द सेंस जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, जो कि एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है और बहुत तेजी से जो क्लाइमेट चेंज है उसको अफेक्ट कर रही है, या उसको और तेजी से एक्सेलरेट कर रही है उस क्लाइमेट चेंज को। तो इसलिए हम CO2 को इसमें कैप्चर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो CO2 को हम कैप्चर कहाँ से करें? फ्लू गैस। अब ये फ्लू गैस क्या होती है? तो आप जानते ही हो, जब भी हम कोई फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, तो उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है गैसेस की फॉर्म में, तो बाय प्रोडक्ट फ्लू गैस कह सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हम लोग CO2 को निकाल सकते हैं और उस CO2 को रिसाइकल कर सकते हैं फॉर सम अदर यूटिलाइजेशन, लाइक एज अ एनर्जी सोर्स फॉर अदर पर्पसेस। ठीक है, सो अभी ये जो पॉलिसी निकाले है या जो रिपोर्ट निकाला है नीति आयोग ने, इसमें यही एक्सप्लोर किया जा रहा है कि हम कैसे एमिशन रिडक्शन स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं इन एरियाज जहां पे डीकार्बनाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे कि स्टील, सीमेंट, इनमें बहुत हाई स्केल के ऊपर जो कार्बन एमिशन है वो होता है। ठीक है, तो ऐसे सेक्टर्स में कैसे हम कार्बन का जो एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, या कार्बन जो यूज हो रहा है या निकल रहा है इसमें से, उसको कैसे और तरीके में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक ब्रॉडली पिक्चर के थ्रू देख सकते हो कि सीमेंट वगैरह से जो कार्बन है उसको कैप्चर किया जा रहा है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एंड किसी ऐसी जगहों से भेजा जा रहा है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे पाइपलाइन या शिप्स के थ्रू, ताकि उसे या तो किसी मिनरल रिसोर्सेज की तरह काम लिया जा सके, या उसे सिंपली सिक्वेस्टर कर दें, जैसे अंडरग्राउंड स्टोरेज होती है वहां पे उसे स्टोर कर ले, ताकि वो एनवायरमेंट में ना घूमे खुले में, और जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा था इफेक्ट का, वो ना हो। ठीक है, सो इसमें जो CO2 कैप्चर किया जाएगा उसे बहुत सारे फ्यूल्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन, मिथेनॉल, रेफ्रिजरेंट, ये बिल्डिंग मटेरियल, आगे हम देखेंगे ऑयल जो एक्सट्रैक्शन है उसमें भी ये हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट, फर्दर दिस कैप्चर्ड गैस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, फार्मा, फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें भी कंप्रेस करके कुछ गैसेस भरी जाती हैं। ठीक है, जो रेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर, तो वहां से भी इसको यूज किया जा सकता है, एज वेल एज एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्लेंटी ऑफ यूज केसेस आर देयर, बस जरूरत है कि हम इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले जहां पे हम CO2 को इफेक्टिवली कैप्चर कर पा रहे हैं और फिर उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इसमें कुछ तरीके हैं, टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, बट अगर किसी को देखना हो तो देख लेना। ये केमिकल सॉल्वेंट, फिजिकल सॉल्वेंट, एड्सॉर्प्शन। तो केमिकल सॉल्वेंट फटाफट बता देता हूँ कि ऐसा केस जहां पे जो गैस स्ट्रीम है या जो फ्लू गैस है उसमें CO2 की क्वांटिटी जो है बहुत कम है एंड प्रेशर भी जो है वो काफी लो है, उस केस में केमिकल सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। फिजिकल सॉल्वेंट जहां पे गैस स्ट्रीम में CO2 का कंसेंट्रेशन हाई है और प्रेशर भी अच्छा खासा है, ठीक है, वहां पे फिजिकल सॉल्वेंट यूज करते हैं। एड्सॉर्प्शन जहां पे मॉडरेट प्रेशर है और मॉडरेट ही CO2 कंसेंट्रेशन है। एड्सॉर्प्शन बेसिकली कि सरफेस पे इकट्ठा कर लेना। ठीक है, एड्सॉर्प्शन जैसे एक फिनोमेना होता है एब्जॉर्प्शन, ABSROPTION, कि वो सोख लिया। एड्सॉर्प्शन मतलब होता है AD वाला, मतलब कि वो सरफेस पे सेटल करा लिया उसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। और क्रायोजेनिक सेपरेशन, क्रायोजेनिक सेपरेशन ऐसी जगह करते हैं जहां पे कॉस्ट ऑफ पावर जो है वो कोई मैटर नहीं है, मतलब वो कोई इश्यू नहीं है, यानी बहुत सस्ते में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है तो वहां पे हम इस चीज को यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन कैप्चर CO2। फर्दर इतना अगर नहीं समझ में भी आ रहा या लग रहा है कुछ डिफिकल्ट है तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जस्ट एक ऊपर से ओवरव्यू मैंने दिया था। नेक्स्ट, नीड क्या है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की, CCUS की? तो पहला, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया का नेट जीरो टारगेट जो है वो 2070 है, प्लस एक और टारगेट है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि 50% हम लोग कट ऑफ कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे CO2 का एमिशन को बाय 2050। तो वो टारगेट अगर अचीव करना है तो ये CCUS इज अ मस्ट।
ठीक है। स्पेशली इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2 आफ्टर चाइना एंड US, ठीक है। पर कैपिटा वाइज देखें एमिशन तो इंडिया इज क्वाइट डाउन द टेबल, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो वी आर थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे कि आप जानते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चलती रहती है, और आत्मनिर्भर इकोनॉमी अगर हमें बनानी है तो उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमी पे भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे में ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाए जो कि कम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा जो CCUS का इकोसिस्टम अगर डेवलप होता है, ठीक है, तो इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो एक फिगर इसमें ये दिया है कि 750 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन इफ इट इज सिक्वेस्टर्ड, तो बाय 2050, so this can create a opportunity of job for at least 8 to 10 million people, यानी लगभग 1 करोड़ लोगों के लिए जॉब क्रिएट हो सकती है अगर ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस हैं, पहले कलेक्शन है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर स्टोरेज है, यूज है, तो बहुत सारे फेजेस हैं जहाँ पे लोग एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि CCUS से हम जो कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो जनरली बाय प्रोडक्ट होता है या एक तरीके से वेस्ट होता है और एनवायरनमेंट में सीधा छोड़ दिया जाता था, जिसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं होता था, तो एक तरीके का वेस्ट ही था। लेकिन अब उस वेस्ट को हम कैप्चर कर रहे हैं और उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि यूरिया, पॉलीमर्स, या अभी हमने देखा रेटेड ड्रिंक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। तो इसलिए ये सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, बूस्ट करेगा ऑयल इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और समझने लायक कि अब ऑयल इंडस्ट्री को इससे क्या हेल्प मिलेगा। तो ऑयल इंडस्ट्री, जैसे कि आपको पता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं हम डीप सी माइंस में, या फिर इन जनरल जो प्लेसेस है वहां पे डीप माइनिंग करते हैं, और वहां से अर्थ के जो डीपर एंड से वहां से गैसेस या जो नेचुरल क्रूड ऑयल है उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे एनर्जी लगती है, लेकिन एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि जो हमने कार्बन सिक्वेस्टर किया था, ठीक है, या कैप्चर किया था, उसको हाई प्रेशर से हम लोग वापस ऐसी जगह डाल दें जहां पे ऑयल का चांसेस है निकलने का। तो जब वो गैस अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑयल को वो बाहर धकेलेगी, ठीक है, ऑयल प्रेशराइज होगा और बाहर आएगा, तो इसलिए ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है वो इजियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑयल इंडस्ट्री को भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो ये कुछ इससे जरूरतें जो है वो पूरी हो सकती हैं। अब कंसर्न्स क्या है इससे रिलेटेड, तो पहला तो देखा आपने कि स्टोरेज के अंदर, ट्रांसपोर्ट में, और फिर यूसेज जो पार्ट है और जो कैप्चर पार्ट है, वहां पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स क्वाइट हाई इन कॉस्ट, एटलीस्ट इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो CO2 हम फ्लू गैसेस से इसे सेपरेट करें। फ्लू गैसेस मतलब मल्टीपल गैसेस का मिक्सचर होगा, उसमें इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, जैसे वाटर वेपर हो गया। अब वाटर वेपर को अगर आप हाई प्रेशर से ट्रांसपोर्ट करते हो अलॉन्ग विद द CO2, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो जो पाइपलाइन है उसको करोड कर दें। करोड मतलब कि उसको जंक लगा दें, एंड धीरे धीरे वो पाइपलाइन जो है फट भी सकती है, एक्सप्लोड भी कर सकती है, ठीक है। तो ये एक इश्यू है ट्रांसपोर्टेशन में। अनसर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी एक मेजर इश्यू है रहता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो CO2 को ट्रांसपोर्ट और जो स्टोरेज साइट है वो एज सच हमने कोई मार्क करी नहीं है, या अभी एज सच दुनिया में ऐसी कोई साइट एक्सक्लूसिवली बनी नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कैसे हम इसको स्टोर कर सकते हैं उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट, पब्लिक सपोर्ट। तो जनरली लोगों में ऐसा परसेप्शन बन सकता है कि इस टाइप का अगर पाइपलाइन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनके घरों के आसपास, तो दिस में हैव सॉर्ट ऑफ रिस्क टू देयर हेल्थ, या ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन होता है, या प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है। तो इस तरीके से लोग शायद इससे बैकआउट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को, तो उनका थोड़ा सपोर्ट सीख करना जरूरी है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रेगुलेशन है, ठीक है, क्योंकि CCUS जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है, बहुत सारी साइट्स का सिलेक्शन होगा, बहुत सारी जगह पे खुदाई वगैरह होगा, तो इस चक्कर में बहुत सारे परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है, और कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऐसा अभी तक है नहीं इसके लिए, ठीक है। तो रेगुलेशन में दिक्कत आ सकती है। लास्टली, इनसफिशिएंट जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है
उससे हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का, इसको इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे शायद, ठीक है, क्योंकि कंपनीज जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा लैक कर रही होंगी, ठीक है, जहाँ पे कार्बन सिक्वेस्टर कर सकते हो आप या स्टोर कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो अफेक्ट करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को, ठीक है, CCUS को। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे कि इस चीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो पहला, डेवलप करो जियोलॉजिकल CO2 स्टोरेज एटलस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे CO2 को स्टोर किया जा सकता है, जैसे डीप ओशन, जहां से ऑलरेडी सी के अंदर एक्सप्लोरेशन चल रहा था ऑयल वगैरह का, तो ऑयल वेल्स जो कि अब खाली हो चुके हैं, यानी जहां से ऑयल पूरी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, तो वहां पे हम लोग ये गैस को पंप कर सकते हैं CO2 को, और वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे और भी CO2 स्टोरेज एटलसेस बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, टैक्स इंसेंटिव्स दे सकते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट हाई रहने वाली है, तो इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंडल्ज हो, तो हम टैक्स इंसेंटिव दे सकते हैं। एनवायरमेंट और सोशल जस्टिस एक तरीके से इससे इंश्योर होगा, बिकॉज अगर हम लोगों को ये समझा पाए कि ये प्रोजेक्ट करने से आपको क्या एडवांटेज होगा, या क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है आप पे कैसे कम होंगे, ठीक है, तो एक तरीके से विल बी एबल टू डू जस्टिस, ठीक है, बोथ सोशल एंड एनवायरमेंटल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो पुअर के ऊपर होने वाला है। रिच के पास तो इतनी फैसिलिटी है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ भी मेजर ले सकता है, कि अगर गर्मी हो रही है तो वो AC लगा लेगा, लेकिन जो पुअर है उसके पास नहीं है। तो इस तरीके से सोशल जस्टिस भी होगा और एनवायरमेंटल जस्टिस भी होगा। नेक्स्ट, लो कार्बन प्रोडक्ट है, ठीक है। पब्लिक जो है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, उसके अंदर हम लो कार्बन प्रोडक्ट्स को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, ताकि ये जो बाकी जनता भी है वो भी लो कार्बन ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हो या उसमें इन्वेस्ट करे। नेक्स्ट, रिस्क मिटिगेशन। तो there is need to discuss CCUS projects by limiting liability and ownership of CO2 across the CCUS value chain, ठीक है। तो पूरा जो रिस्क है इसके अराउंड, वो लाइबिलिटीज होंगी बहुत सारी, ठीक है, कि पाइपलाइन किसी का होगा, स्टोरेज फैसिलिटी किसी की होगी, तो वो क्लियरली डिमार्केट करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, ताकि इससे एसोसिएटेड जो रिस्क है, ठीक है, अदरवाइज लोगों में ऐसा परसेप्शन चला जाएगा कि ये चीज उनको हार्म कर सकती है, ठीक है। तो जो रिस्क परसेप्शन है वो तभी डाउन किया जा सकता है जब क्लियरली डिमार्केटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी मार्क्ड हो, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी सबकी इंश्योर्ड हो, ठीक है। तो ये एक वे है उसमें। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो डेवलप कंट्रीज CCUS के रिगार्डिंग जो भी टेक्नोलॉजी वो लोग डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करें, ताकि वो भी अपना जो रोल है क्लाइमेट चेंज के प्रति उसको प्ले कर सके, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं CBDR की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज की सबकी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड इस सेंस में है कि कुछ कंट्रीज ने इसको पॉल्यूट करने में ज्यादा रोल प्ले किया। फिर उसमें एक और नया टर्म जुड़ गया है, रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, यानी हमें ये भी एड्रेस करना है कि हर कंट्री की कितनी कैपेबिलिटी है, उसी हिसाब से उसे टारगेट मांगे जाएंगे। तो अगर हम ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं तो उससे डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इंडिया इसके अंदर इनोवेशन कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है, ताकि न्यूअर टेक्नोलॉजी आए, ये टेक्नोलॉजी जो है चीपर हो इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पाइपलाइन इसके लिए स्पेशली डिजाइन करनी पड़ेगी, तो उसके अराउंड हम लोग वर्क कर सकते हैं कि कैसे सेफली इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लास्टली, अवेयरनेस। तो लोगों को इसको बारे में अवेयर करें, ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े और लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करें और ऐसे प्रोडक्ट ही खरीदे जो कि इस टाइप के, जैसे कि कोई कंपनी है वो CCUS लगा रखी है तो उसी के प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो इस तरीके से सोशल अवेयरनेस भी काम आ सकती है। अभी कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली इसी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के रिस्पेक्ट में कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, वो अपने लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है जानना। तो इंडिया ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है इसके अंदर। एक है IIT बॉम्बे एंड एक ये इंस्टीट्यूट है, आई डोंट नो फुल नेम क्या है इसका, JNCASR बेंगलुरु, ठीक है। ये 2 इंस्टीट्यूट खोले, तो बस पता होना चाहिए कि एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके रिगार्ड में भी खुले हैं, ठीक है। इसके अलावा मिशन इनोवेशन चैलेंज ऑन CCUS है और एक्सेलरेटिंग
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ठीक है। बस नाम ऊपर ऊपर से याद रख लेना, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द कार्बन कैप्चर, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। एक और रिलेटेड न्यूज इसमें ये था कि इंडिया और यूएस ने मिलके एक पार्टनरशिप करी है, ठीक है, ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये लो कार्बन टेक्नोलॉजी का जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अभी बनाई गई थी, ये फॉर्म की गई है अंडर इंडिया यूएस सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर ऑफ स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, ठीक है। तो इंडिया यूएस के बीच में ये पार्टनरशिप है क्लीन एनर्जी के लेके, ठीक है। और यहाँ पे हम बहुत सारी लो कार्बन टेक्नोलॉजी है उसको इनोवेट करना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे है तरीके, जैसे कार्बन रिडक्शन टेक्नोलॉजी है, कार्बन फ्री टेक्नोलॉजी जैसे कि न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो अभी हम बात करें कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम करें, ठीक है। तो ये सीसीयूएस जो है ये कार्बन एक तरीके की रिमूवल टेक्नोलॉजी है। तो ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिमेंशन है या डोमेन है अंडर लो कार्बन टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया यूएस ग्रोथ पिलर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप में हो रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटायर सीसीयूएस थिंग। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को पूछना है या कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। Yes, sir. Continue. Yeah. So the news is the glaciers and climate change. So recently UNESCO के जो वर्ल्ड हेरिटेज ग्लेशियर रिपोर्ट है उसमें ऐसे फाइंडिंग आया कि जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी ग्लेशियर्स है उसमें से 1/3 will disappear by 2050. Okay, so that was a significant news. So that's why. So let's see what else is there. So the World Heritage Glacier Report is jointly released by UNESCO and IUCN. Okay, so around the world there are 50 sites identified by UNESCO as the World Heritage sites for glaciers, and उन glaciers में around 18,600 glaciers have been identified. So and those represent around 10% of all Earth's glacier area. Report also says that this retreating and the retreating has been happening in accelerated form since 2000 due to rising CO2 emissions. And if if the emissions are drastically cut out to limit the global warming to 1.5 degrees centigrade, it will make sure that at least 2/3 of World Heritage sites, glacier sites, could be saved. So this is again basically report says that 1/3 will disappear for sure. Okay, and तब भी अगर आप try करोगे कि 1.5 से अगर कम कर पाओगे, then 2/3 will survive. Now let's see why these glaciers are important. So first of all, they act as a keystone for life. They support planet's life systems and influence our day-to-day lives. This also includes the economic ecosystem services such as sediment sinks and habitat for biodiversity. They act as resources, let's say like a freshwater supply. Again, this is important that for a global climate system, they serve as a global thermostat. They also regulate ocean circulation, and because we know this albedo effect, so because of the white ice cover, they reflect the sunlight and carry out albedo effect. They act as a cultural. They have cultural significance. For example, Gangotri Glacier is celebrated as. For example, Gangotri Glacier is a celebrated pilgrimage in Uttarakhand. They are sentinels of climate change. So, for example, they act as an early indicator for climate change that will have somewhat delayed impact on other parts of our system. So by understanding glaciers, we can predict in a way what is going to happen the next disaster in a way. Again, they have economic significance. Now, this climate change, as we know, it is affecting the melting of glaciers. So average global temperature is expected to rise 1.4 to 5.8 degrees centigrade by the end of 21st century. So basically, it projects that 4.4 degrees centigrade rise in temperature would eliminate all the world's glaciers. So अभी तक हमने देखा कि 1.5 तक लिमिट करने के बाद we will be able to save at least 1/3. But अगर 4 degree centigrade जाता है तो there won't be any glaciers to save.
Now, let's see impact क्या होगा इससे. First of all, it will cause the habitat loss. So there are species like tiny earth ice worm. So these species will suffer. Again, the contaminants. So we know that POPs, such as this polychlorinated biphenyls, they get trapped into these ice sheets. Okay, now these ice sheets or ice cover, they serve a platform for them to condense and deposit. So there is example in Canadian lakes that because of the glacial meltwater, um, 50 to 97% of POPs are entering into that particular lake. So we know so this says how much important it is to have a ice layer or glaciers. Again, we will face water shortage. There will be flooding. So this is important that we can also quote in disaster that glacial lake outbursts. So in 2019 also, Uttarakhand there was an outburst like that. Then sea level rise can happen. So because of sea level rise, the coral reefs which generally exist in continental shelf, so they become more and more submerged, and sunlight cannot reach them. So it will affect also their growth, and they will die eventually. Again, economic impact. So coastal communities generally face $1 billion disaster recovery because of flooding, and if glaciers melt down, so it will become more and more frequent. Now, let's see what are the steps taken by India to protect the glacial ecosystem. We have a national mission for sustaining the Himalayan ecosystem. So this has been launched as a part of National Action Plan on Climate Change. So that National Action Plan on Climate Change also like this has 8 submissions or 8 missions, and one of that is National Mission for Sustaining Himalayan Ecosystem. Okay, at the end, I'll just list down those 8. What are those 8 missions? Now, again, Ministry of Earth Sciences, it also engages in glacier research through its National Center for Polar and Ocean Research. So, ये example हमें ध्यान में होना चाहिए कि India's permanent station in Antarctica, that is Maitri and Bharti, and there is also one research base in Arctic, that is Himadri. We have a state-of-the-art field research station, Himansh, that is in Chandra Basin of Himachal Pradesh, which was established in 2016. Finally, we have National Institute of Hydrology. So it conducts several studies for the assessment of runoff from the melting of glaciers. So these are the steps taken by India. Now let's see globally क्या चल रहा है. We have Antarctic Treaty System. We have UNESCO's action to protect glaciers. So Antarctic Treaty System says that for the use of Antarctica will be exclusively for the peaceful purposes and shall not become a scene or object for international discord. So after this, let's see the way forward. So way forward में हम ये लिख सकते हैं कि we need to have a monitoring system. So we have this National Institute for Hydrology, right? So we can kind of enhance this working by having in situ measurements, remote sensing, satellite data, and modeling to generate high quality products. So in situ measurement, किसी को अगर नहीं पता है तो it is basically measuring or experimenting and in that natural habitat. So that is the meaning. Again, we can also have monitoring strategies which are more inclusive and proactively involving the indigenous people. We have to have integrated approach. So basically, we need to, just like we are conserving all other water resources, we need to prioritize glaciers as one of the water resources too and integrate in the management. Again, awareness is a general point, but this IPCC has launched a special report on ocean and cryosphere. So we need to make sure that people are generally, specifically local indigenous people are more and more aware about this. Finally, stakeholder engagement and communication. So civil societies, private sector, governments shall adapt to the changes and prepare for hazards like short-term flooding and glacial outburst. And as a part of disaster management,
we need to have early warning system. So it also goes with this glacier management. So yeah, I was supposed to list down the 8 submissions, right? So those 8 missions are National Solar Mission. Then we have National Mission for Enhanced Energy Efficiency. Then National Mission for Sustainable Habitat, National Water Mission, National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, National Mission for a Green India, National Mission for Sustainable Agriculture, and finally Mission on Strategic Knowledge and Strategic Knowledge for Climate Change. So these are the 8 missions under National Action Plan for Climate Change. Cool है, nicely explained. ये इमेज देख लेना, मैंने यहाँ पे डाल दी इसमें, ठीक है ठीक है. तो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी नोटिफाई किया है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, ठीक है, जिसका टाइमलाइन है फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 एंड अप टू 2025 एंड 26, ठीक है. और इसमें 858 करोड़ का पहले फेज के लिए ये बजट आउट लिया है, यानी आगे भी और फेज आएंगे अभी, बट अभी ये फर्स्ट फेज में इतना रहेगा. सो बायो एनर्जी नाम से ही पता लग रहा है, बायो से एनर्जी, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक मैटर से आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे वो फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो या किसी फ्यूल के फॉर्म में हो, तो उसको हम बायो एनर्जी कंसीडर करते हैं. सो दिस नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम विल कंप्राइज ऑफ 3 सब स्कीम. अब वो 3 सब स्कीम क्या है? पहला है वेस्ट टू एनर्जी, फिर है बायोमास प्रोग्राम, और फिर है बायोगैस प्रोग्राम. सो बायोमास क्या होता है? इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्लांट्स और एनिमल से आ सकता है, ठीक है. सो ये बायोमास जो है, इसके थ्रू हम लोग बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड दिस बायोगैस इज सॉर्ट ऑफ अ रिन्यूएबल फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. कोई बता सकता है किस टाइप का रेस्पिरेशन बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अगर कोई डिकम्पोज होता है या क्रिएट होता है? एनारोबिक. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो एनारोबिक कंडीशन में आप जब भी किसी चीज को प्रोड्यूस करते हो तो जनरली आपको फ्यूल मिलता है, ठीक है. सिमिलरली 2 टर्म्स होती हैं, इंसिनरेशन और पायरोलिसिस. तो कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स, इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस? Sir, incineration is disposing your waste by burning it. I don't know about pyrolysis. Yep, यहीं पे ही डिफरेंस हो जाता है दोनों में. कोई और ट्राई करेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरोलिसिस एंड इंसिनरेशन? ठीक है, एनीवेज. तो बाय इंसिनरेशन मतलब बर्निंग ऑफ वेस्ट, ये पार्ट सही बोला आपने. बट जब हम इंसिनरेशन की बात करें तो वी आर ओपनली बर्निंग इन द सेंस कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट व्हेन वी आर डूइंग पायरोलिसिस, वी आर डूइंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उसको बर्न कर रहे हैं. तो ऐसे केस में पायरोलिसिस जब करते हैं तो उसमें से फ्यूल निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है. उसमें से कोई बाय प्रोडक्ट ऐसा निकलेगा जो कि आगे फ्यूल की तरह काम आ सकता है. बट इंसिनरेशन में कुछ नहीं होता, आपने सिंपली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे बर्न किया तो उसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीजें ही निकलती हैं, ठीक है. तो क्योंकि हम वेस्ट टू एनर्जी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ये इंसिनरेशन और पायरोलिसिस के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वेस्ट टू एनर्जी में जनरली जो वेस्ट है उसको जलाया ही जाता है, ठीक है. नेक्स्ट, अब ये बायोगैस जो प्रोड्यूस हो रही है इन ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इससे मीथेन प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अगर ओपन बर्निंग हो रही होती, ठीक है, सिंपली इंसिनरेशन होता तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे पास मीथेन भी मिल रहा है. अब देखते हैं सब स्कीम. सबसे पहले वेस्ट टू एनर्जी. तो नाम से पता लग रहा है जो अर्बन इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके ऊपर ये फोकस करेगा. और यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, बायो सीएनजी एंड पावर प्लांट्स, ठीक है, जिससे सिन गैस भी प्रोड्यूस की जाएगी. तो सिन गैस तो आई होप सबको पता ही होगी. कंस्टिट्यूएंट कोई बता सकते हो सिन गैस के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं? अरे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एक और में कोई याद नहीं. करेक्ट. तो यही कंपोनेंट होता है. हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, थोड़ा क्वांटिटी में मीथेन हो गया,
कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है, और भी कुछ मिल जाता है जैसे अमोनिया, मिथनॉल, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में, बट लार्जली दिस इज हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा अमोनिया वगैरह भी मिल जाता है बट वो ट्रेस क्वांटिटी है, ठीक है। सो थोड़ा सा ये याद रखना। सिन गैस, तो कोल गैसिफिकेशन अगर आप पढ़ा होगा टॉपिक तो जरूर पढ़ा होगा कि सिन गैस भी एक गैस होती है और ये हमारे लिए एनर्जी की तरह काम कर सकती है। तो ये प्रोड्यूस हो सकता है इससे, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो हमारे एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREDA, ठीक है। IREDA कंफ्यूज मत हो जाना, एक इरडा भी है हमारे पास, IRDA वो इंश्योरेंस वाला है, ये डिफरेंट है। सो ये IREDA जो है, दिस इज अ मिनी रत्ना कैटेगराइज्ड एंटरप्राइज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो याद रखना। अब ये काम क्या करेगी? इस एजेंसी का काम मतलब खुद एस्टैब्लिश नहीं करती, ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो एक तरीके से उन्हें प्रमोट करती है और उन्हें हेल्प करती है इन कमिश्निंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ठीक है। तो इससे एडवांटेज क्या होगा कि वेस्ट का तो डिस्पोजल हो ही रहा है, साथ ही ग्रीन हाउस गैस जो इमिट हो रही थी, अगर ओपनली बर्निंग हो रहा था तो उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड और भी टाइप की ग्लोबल वार्मिंग गैसेस निकलती, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब इसमें रिड्यूस हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेस और जनरेट करेगा क्लीन एनर्जी, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बायोमास प्रोग्राम, तो ये सपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिकेट्स एंड पिलेट्स एंड प्रमोशन ऑफ बायोमास बेस्ड इन को जनरेशन, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज को फायरिंग विद रिगार्ड्स टू पावर प्लांट्स? को फायरिंग क्या होता है? एनीवन? ठीक है, तो को फायरिंग इज बेसिकली यूज्ड इन पावर प्लांट्स, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पे क्या होता है, एक बॉयलर होता है, बॉयलर में पानी होता है और उसको आप हीट करते हो, ठीक है, कोल को जलाकर, और फिर उस स्टीम को, उस पानी से जो स्टीम कन्वर्ट होती है उसको आप टरबाइन से पास करा के टरबाइन को मूव कराते हो, एंड देन दैट्स हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोग को फायरिंग में हम क्या करते हैं, अलॉन्ग विद द कोल हम जो बायोमास है उसको भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है। बायोमास, जिससे कि अभी हम बात कर रहे थे कि जो स्टबल बर्निंग होती है, ठीक है, जो स्टबल रह जाता है राइस के कल्टीवेशन के बाद, तो वो जो राइस है, राइस का स्टबल जो है, उससे हम ब्रिकेट्स बना सकते हैं और एक तरीके से वो बायोमास होगा और उसको सीधा कोल या जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें फायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको को फायरिंग बोलते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट, अब इससे होगा क्या? सो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सेटअप करें बायोमास ब्रिकेट एंड पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू सपोर्ट बायोमास नॉन बगीज बेस्ड ऑन को जनरेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडस्ट्री। तो को जनरेशन का यही मतलब है कि आप कोल भी यूज कर रहे हो और साथ ही साथ ये बायोमास भी उसमें यूज कर रहे हो, ठीक है। इसमें भी अगेन IREDA ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अगेन यहाँ पे भी सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी ऐसे प्रोजेक्ट्स डेवलपर और सर्विसेज को, ठीक है। रिड्यूस करेंगे स्टबल बर्निंग और प्रोवाइड करेंगे एडिशनल इनकम टू फार्मर एंड बेटर एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जनरली हम बात करते हैं कि स्टबल बर्निंग कैसे रिड्यूस की जाए, तो उसका बेस्ट तरीका ये नहीं है कि आप फार्मर्स को पनिश करो, उसका बेस्ट तरीका है उन्हें बेटर ऑल्टरनेटिव दो, ठीक है। अब अगर वो स्टबल को बेचने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल नॉट बर्न दैट स्टबल, ठीक है। उनके लिए प्रेशियस कमोडिटी हो जाएगा and the burning will automatically stop, ठीक है। So this was biomass program। तो यहाँ पे यही याद रखना, को फायरिंग या जो को जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री में, उसके तरफ हम फोकस करें। नेक्स्ट है बायोगैस। तो नाम से ही पता लग रहा है कि आप यहाँ पे गैस प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सेटअप किए जाएंगे स्मॉल बायोगैस प्लांट्स फॉर स्मॉल पावर नीड्स ऑफ द यूजर। इसको इम्प्लीमेंट जो है स्टेट या यूटी का जो बायोगैस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, लोकल लेवल पे, वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा और इसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा IREDA और नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड और RBI अप्रूव्ड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सब इसमें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सो इसमें कवर क्या कर रहे हैं हम लोग? कवर कर रहे हैं ऐसे बायोगैस प्लांट जिनकी जो रेंज है वो 1 मिल क्यूबिक मीटर से लेके 25,000 क्यूबिक मीटर्स तक है, ठीक है।
सो GHG रिडक्शन इंप्रूव करेगा सैनिटेशन, employment creation, and digested slurry from biogas plant can supplement reduce of chemical fertilizer. So GHG reduction, improve sanitation, employment creation, ये सब चीजें इससे होगी, ठीक है. तो आई गेस ये तो काफी सिंपल है. आगे चलते हैं, इश्यूज क्या है बायो एनर्जी से एसोसिएटेड. तो पहला देखो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स है, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज इसमें देखी है. एक तो बायोमास, एक बायोगैस, एक वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है. तो ये तीनों डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगी, ठीक है. और इन सब टेक्नोलॉजीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और इनके रिगार्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उस चीज को इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज होगा, गिवन कि हमारे पास कितना ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट है एंड कितना टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट है. तो उसको इम्प्लीमेंट करने में ये कुछ बैरियर्स रहेंगे. फिर फूड वर्सेस फ्यूल का डिबेट हो जाता है. जनरली बायोगैस में प्रोड्यूस करने के लिए कई बार जो फूड क्रॉप्स है उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कॉर्न, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स. इनफैक्ट हमारा जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी आप देखोगे तो उसमें जो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स, ठीक है. और फूड क्रॉप्स को अगर आप डाइवर्ट करते हो तो फूड सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं खतरा आ सकता है. नेक्स्ट, क्वालिटी रॉ मटेरियल है. तो एक मेजर इशू क्या होता है, क्योंकि आप यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको इस्तेमाल कर रहे हो, तो जनरली ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इनमें काफी हाई क्वांटिटी में मॉइस्चर कंटेंट देखा जाता है. और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, जब इसकी बर्निंग आप करते हो तब इफेक्टिव हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती, क्योंकि अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ठीक है. अगर कभी देखा होगा आपने गीला कोयला जलाने की कोशिश करी होगी तो जलता नहीं है, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट उसमें हाई है. तो इस कारण जो क्वालिटी रॉ मटेरियल चाहिए ऐसी जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम जो है या मशीन है उनको चलाने के लिए, वो थोड़ा एक इशू है. प्लस मॉइस्चर कंटेंट होता है तो वो जो मशीनरी है वो भी करोड़ होती है, ठीक है, जल्दी खराब हो जाती है, डेप्रिशिएट होती है. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसे एरियाज जहाँ पे हमें पोटेंशियल है बायो एनर्जी क्रॉप्स उगाने का, वो जनरली प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास मिलती है और इससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल बैरियर्स है, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट इन सब चीजों को सेटअप करने की काफी हाई है, ठीक है. प्लस बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे अभी हमने बात किया कि मॉइस्चर की वजह से डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो बहुत सारे ओवरऑल मेंटेनेंस में भी इशू आ सकते हैं इसको लेके. फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें वो है कंपटीशन, ठीक है. तो अब वेस्ट टू एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस करें तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकल के आती है वो बाकी जो अभी इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज है उनसे काफी महंगी है, ठीक है. तो ऐसे में जो डिस्कॉम कंपनीज है वो कभी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से शायद खरीदे ही ना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो ये एक इशू क्रिएट करता है. तो हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की जरूरत है ताकि जो डिस्कॉम्स है वो इनसे भी एनर्जी खरीदने को इंसेंटिवाइज हो, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज एसोसिएटेड विद इट. नेक्स्ट, आगे मूव करने से पहले एक बार सिग्निफिकेंस पार्ट पे देख लेते हैं इन्फोग्राफिक में. तो सिग्निफिकेंस क्या है बायो एनर्जी का? तो पहला, प्रमोट करता है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इन द कंट्री, ठीक है, क्योंकि हम टारगेट आपको पता ही है 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है. नेक्स्ट, रिड्यूस करेगा एयर पोल्यूशन एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है. जो पहले इनफैक्ट अगर आप थोड़े टाइम से दिल्ली का जो म्यूनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन फॉलो कर रहे होगे तो आपने देखा होगा बार बार कूड़े के पहाड़ की जिक्र हो रहा था कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है, एंड लिटरली कूड़े का पहाड़ है. इट्स लाइक कई बार टूरिस्ट को बेवकूफ बना दिया जाता है वहां पे ले जाके, ये देखो दिल्ली में पहाड़ है. तो या सो इस सेंस में उस कूड़े के पहाड़ से जो भी एयर पॉल्यूशन क्रिएट होता था, बिकॉज उसमें ना आग भी लग जाती थी. एक टाइम उस कूड़े के पहाड़ में लैंडस्लाइड हो गई थी. आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा इकोसिस्टम बन गया था उस कूड़े के पहाड़ से, कि उसमें लैंडस्लाइड हो गई और उसमें 2-3 लोग उस लैंडस्लाइड से मर गए, ठीक है. तो इसलिए भी जरूरी है कि इससे ये जो बायो एनर्जी का जो प्रोजेक्ट्स हमने देखे, प्रोग्राम देखे, इससे ये जो एयर पोल्यूशन है वो तो रिड्यूस होगा, साथ ही लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, क्योंकि ऐसे एरिया के आसपास जो लोग रह रहे थे उनको पानी में भी कंटेमिनेशन मिल रहा था, ठीक है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट करेगा टू अचीव यूएन मैंडेटेड एसडीजीज, जैसे कि जीरो हंगर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट, रिड्यूस ओवर रिलायंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड लास्टली रिड्यूस गार्बेज डम्प्ड इन लैंडफिल्स एंड कॉस्ट ऑफ लैंडफिल डिस्पोजल, ठीक है. तो बहुत सारी लैंडफिल जो है, जो लैंड जो थी बेकार जा रही थी बिकॉज ऑफ दोज गार्बेज दैट वाज डम्प्ड ओवर देयर. तो ऐसे में
ये जो डंपिंग एरिया वो भी कम हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली उस एक जो लैंड की जो कॉस्ट थी वो भी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है, उसको और प्रोडक्टिव यूज में लगाया जा सकता है। अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे। तो जो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसको विगरस करने की जरूरत है ताकि हम रिड्यूस कॉस्ट में इंप्रूव्ड एफिशिएंसी पा सके, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग और स्किलिंग। तो देखो 3 अलग अलग प्रोग्राम है, 3 अलग अलग स्किल सेट चाहिए होंगे, ठीक है, और स्किल सेट भी बहुत सारे क्योंकि इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स लगेंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स बनाने की जरूरत है इसमें। नेक्स्ट, रिवाइज करो टेरिफ ताकि जो वेस्ट टू एनर्जी है या जो भी अभी हमने प्रोग्राम्स देखे, बायोगैस वाला भी देखा, ताकि लोग जो है इनको खरीदने में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट, एलगी टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अभी तक जो फोकस है, इनिशियली हमारा फोकस फूड क्रॉप्स पे है, ठीक है, तो फूड क्रॉप्स से अगर हम करते हैं तो फूड सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है, तो ऐसे में हम एलगी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एलगी से हम कोई फूड क्रॉप को भी डाइवर्ट नहीं करेंगे और इससे हम ज्यादा हायर एफिशिएंसी पा सकते हैं इन बायोफ्यूल्स, ठीक है। तो कोई बताएगा एलगी हमारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में पार्ट है क्या? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में? यस सर। अच्छा, तो कौन सा स्टेज है एलगी, ये बता सकते हो आप? नो सर। नीति मैम आप ट्राई कीजिए, आपने माइक ऑन किया है। थर्ड जनरेशन। अरे बहुत ही बढ़िया, ये हुई ना बात। तो बच्चों थर्ड जनरेशन है, ये जरूर याद रखना। फर्स्ट जनरेशन रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। फर्स्ट जनरेशन फूड क्रॉप, सेकंड जनरेशन नॉन फूड क्रॉप, थर्ड जनरेशन एलगी है, ठीक है, और फोर्थ जनरेशन जो कि जनरली आपको टेंटेटिवली देखने को मिलती है, ऐसा एक्सक्लूसिवली नहीं बोला गया, बट टेंटेटिवली फोर्थ स्टेज जो होगा वो होगा जीएम ऑर्गेनिज्म, जीएमओ के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का हम लोग उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस यू शुड नो अबाउट ये जो 4 स्टेजेस हैं उस बायोफ्यूल पॉलिसी का। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, मार्केट डेवलपमेंट। देयर इज अ नीड टू डेवलप बायो एनर्जी एप्लीकेशंस बाय क्रिएटिंग स्पेशल फंड्स, ठीक है, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी जो है उसको अडॉप्ट किया जा सके, उसको फंड किया जा सकता है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, तो जो भी आप मैकेनिज्म लेके आ रहे हो उससे एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो सब चीजों को पहले से ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो दीज वर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड जो आप इसमें लिख सकते हो विद रिगार्ड्स टू प्रमोशन ऑफ नेशनल, ये जो बायोफ्यूल प्रोग्राम है उसको लेके, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, सॉरी। तो ये था इसके रिगार्ड्स में कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो हम 1-2 तो पहले भी देख चुके हैं। जैसे हमने गोबर वाला तो देखा हुआ था, गोबरधन देखा था। तो गोबरधन का फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। तो क्या शानदार नाम रखा है और उसको क्या शानदार एक्सपेंड किया है, तो आप जरूर याद करना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब इसको लॉन्च किया गया है एज पार्ट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट अंडर स्वच्छ भारत ग्रामीण। तो इसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो इसको स्पीयर हेड कर रहा है या इसको लीड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना गोबरधन ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंडर है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मैनेज कर रहा है। फिर सतत, सतत क्या है? सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो कंप्रेस बायो गैस प्रोडक्शन जो प्लांट्स है सीबीजी, उसको मार्केट में हम लेके आए एज ग्रीन फ्यूल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कर रहा है। और फिर है प्रोजेक्ट रीप्लान, रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। तो कोई बता सकता है रीप्लान को कौन हेड कर रहा है, कौन लीड कर रहा है रीप्लान? एनीवन? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। नहीं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वो भी नहीं है, गलत है ये भी आंसर। इसको केवीआईसी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। तो दिस वाज थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। केवीआईसी याद रखना, खादी जो विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन है वो इसको लीड कर रहा है, रीप्लान, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखा। इसके अलावा अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो नाउ इज द टाइम टू ऐड या आस्क।
पूछना है किसी को? चलो ठीक है, इसमें और एक वैल्यू एडिशन कर लेना। एक और स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन योजना। कोई कष्ट करेगा कि वो जीवन की फुल फॉर्म बता दे? सर पढ़ा था पर याद नहीं है। ओके, तो पीएम जीवन भी इससे काफी रिलेटेड है। अपने अगर नोट्स में इस टाइप से मतलब कोशिश करो। कई बार क्या होता है ना कि विजन भी इन सब चीजों को ऐड नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने एंड से इन चीजों को ऐड करें, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें कि हाँ यार ये भी चीज थी, वो भी चीज थी। तो यहाँ पे एक पीएम जीवन है। जीवन की फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, ठीक है। तो इसमें हम जो सपोर्ट करेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो सेकंड जनरेशन है बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट्स की, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। आगे चलते हैं फिर। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने नोटिफाई किया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। और ये ये जो रूल्स हैं ये एक्चुअली पावर दी गई है इस मिनिस्ट्री को अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके अंडर इन्होंने ये रूल्स नोटिफाई करवाए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, नाम से पता लग रहा है ई वेस्ट के बारे में होगा। तो ये डिफाइन करता है ई वेस्ट को, ठीक है। जनरली ई वेस्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस वगैरह में भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ई वेस्ट का थोड़ा सा डेफिनेशन पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ई वेस्ट, तो ई वेस्ट है क्या? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट in whole or in part discarded as waste, as well as reject from manufacturing, refurbishment and repair processes, ठीक है। आप थोड़ा सा और छोटा डेफिनेशन लिख सकते हो, बट अगर आप ऐसा रेफरेंस दे के लिख सकते हो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ई वेस्ट क्या है, तो दिस विल एड सर्टेन वैल्यू टू योर आंसर, ठीक है। अब ये अप्लाई किस किस पे होगा? तो ये अप्लाई होगा मैन्युफैक्चरर पे, प्रोड्यूसर पे, रिफर्बिशर पे, यानी जो कोई उसको ठीक करता है, डिसमेंटलर जो जैसे कबाड़ी होता है तो उसको वो थोड़ा डिसमेंटल कर देता है, और रिसाइकलर पे, ठीक है। तो इन सब लोगों पे ये चीज अप्लाई होगा। इसमें ऑल दो कुछ एक्सेप्शन रहेंगे, ठीक है, वो हर जगह ही होता है। अब रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे होगा? तो मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर और रिसाइकलर, इन सबको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, विद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वहां का जो स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दोनों से रजिस्टर होना पड़ेगा इन लोगों को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका एम क्या है इस सर्टिफिकेट का, कि हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर को बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस सर्टिफिकेट्स। तो जैसा हमने कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म देखा था कि जो कार्बन कम एमिट करता था उसको वो क्रेडिट मिलते थे, और फिर वो क्रेडिट को बेच सकता था ऐसी किसी कंपनी को जिसने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर दिया, तो वो ऑफसेट कर लेता था उन कार्बन क्रेडिट्स का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, जितना ज्यादा हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे इन प्रोड्यूसर्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करे ऐसे वेस्ट को, और फिर सर्टिफिकेट लेकर उनको बेच सके, ठीक है, तो उसको भी एक्स्ट्रा इनकम होगी और वो इंसेंटिवाइज होगा ज्यादा रिसाइकल करने को, ठीक है। सो दिस ईपीआर मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी प्रोड्यूसर of electrical and electronic equipment for meeting recycling target to ensure sound management of e-waste, ठीक है। तो वो फिर इन सर्टिफिकेट्स को आगे बेच सकता है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो सीपीसीबी रैंडम सैंपलिंग कर सकता है इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो कि मार्केट के अंदर हैं, और वेरीफाई कर सकता है कि उनकी कंप्लायंस क्या है, कैसे उसमें जो हैजार्डियस सब्सटेंसेस हैं उसको रिसाइकल या एक तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है, ठीक है। So these are some of the things that we should be caring about. Next, environmental compensation होगा। तो इसमें सीपीसीबी गाइडलाइंस ले डाउन करता है कि जो इम्पोजिशन और कलेक्शन होगा एनवायरमेंटल कंपनसेशन का, अगर वो कोई भी प्रोड्यूसर जो अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं करता तो उस पर कैसे पेनल्टी लगानी है उसके बारे में भी बात करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं अब। तो देखो मैन्युफैक्चरर पे क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेक द एंड प्रोडक्ट रिसाइक्लेबल, ठीक है। आगे हम देखेंगे राइट टू रिपेयर की भी एक बात चल रही है, आगे आएगा वो भी। तो यहाँ पे हमें कोशिश करनी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को रिसाइक्लेबल बनाएं।
जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा आईफोन के ऊपर जो है यूरोपियन यूनियन का ने एक वो लगाया था, लाइक उसको एक डायरेक्टिव दिया था कि आप टाइप सी चार्जर बनाओ। जैसे अगर आप फॉलो कर रहे होगे आईफोन, तो जैसे ही एंड्रॉयड कुछ बनाता है तो आईफोन टोटली उसको चेंज कर देता है कि टाइप सी बनाएगा, फिर उसका कुछ अलग टाइप चार्जर बना देगा, फिर अलग टाइप बना देगा। तो हर नए मॉडल के साथ हर टाइम एक नया टाइप का चार्जर होगा। तो इन्होंने बोला बस करो इस चीज को, और एक टाइप सी केबल परमानेंट रख लो आप, ठीक है, ताकि अगर लेट्स से आपका चार्जर खराब हो जाता है या उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तो एटलीस्ट किसी और कंपनी का वो लोग यूज कर सकते हैं, या किसी और कंपनी का अगर कोई चार्जर है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ई वेस्ट जो है वो कम होगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग या गुड एग्जांपल दैट यू कैन कोट इन योर आंसर ऑल्सो, ठीक है, कि ईयू ने ऐसा डायरेक्टिव दिया आईफोन मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स पे क्या है, ऑब्टेनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट। तो इसमें 60% जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उनकी तरफ से हो रहा है उसको कलेक्ट करना है और रिसाइकल करना, और ये चीज इंक्रीज होती जाएगी 70 एंड 80% इन 24-25 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम रहेगा प्रोड्यूसर के ऊपर। नेक्स्ट, रिसाइकलर है, इंश्योर करेगा कि रिसाइकलिंग को प्रोसेसेस की और फैसिलिटीज की अकॉर्डिंग टू द लेड डाउन स्टैंडर्ड्स, जो भी सीपीसीबी वगैरह ने ले डाउन किए उसके रिकॉर्डिंग, और एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है ई वेस्ट का भी इन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट, तो दे हैव टू ईयरमार्क स्पेस फॉर हैंडलिंग या डिसमेंटलिंग ई वेस्ट एंड रिसाइकलिंग, ठीक है। कुछ एरिया बताने पड़ेंगे कि यहाँ पे आप ई वेस्ट को डिसमेंटल या रिसाइकल कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैवी मेटल्स यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, विच कैन लीच इनटू द ग्राउंड एंड कंटेमिनेट द वाटर, और वहां से फिर बहुत तरह की अलग अलग बीमारियां फैला सकते हैं दीज हैवी मेटल्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो अंडरटेक्स इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जो वर्कर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, अबाउट द वर्किंग style, the health and the safety aspect associated with this job. So these were some of the responsibilities. Next, status of e-waste generated in India. तो यहाँ पे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ई-वेस्ट प्रोड्यूसर, अगेन आफ्टर चाइना एंड यूएस। इससे पहले यही सेम हालत हमने कार्बन एमिशन के टर्म्स में भी देखी थी, वही सेम चीज यहाँ पे है। ऑल्दो बहुत जल्द इंडिया शायद यूएस को ओवरटेक भी कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सच ए लार्ज पॉपुलेशन। और अभी तक जो हम रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है, ओनली 1.5% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया इज रिसाइकल्ड थ्रू इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो एक लार्ज शेयर जो है बिना किसी रिसाइकलिंग के सीधा डंपिंग ग्राउंड्स में चला जाता है, और वहां से वो सारा वेस्ट लैंडफिल को कंटेमिनेट करता है, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, एयर पोल्यूशन फैलाता है, ठीक है। सो अभी ग्लोबल स्टेटस क्या है ई वेस्ट का, ठीक है, ये हमारे लिए वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट ऊपर से देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएन इन 2021 ईच पर्सन ऑफ द प्लैनेट प्रोड्यूसेस 7.6 kg ऑफ ई वेस्ट। UNEP also estimated that 60 to 90% of the world's electronic waste is illegally traded or dumped each year, ठीक है। 60 से 90% बिना किसी एक्चुअली रिसाइकलिंग के उसे इलीगली ट्रेड करके डंप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इंडिया में भी ऐसे ही हाल हमने देखा कि ओनली 1.5% इज एक्चुअली इंस्टीट्यूशनली रिसाइकल्ड, बाकी सारा ऐसी या तो इनफॉर्मल वे में जा रहा है या फिर सिंपली डंप हो रहा है। नेक्स्ट, इश्यूज ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे जाने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों को भी देता हूँ। तो कई बार आप लोगों के घर पे भी फोन पड़े होंगे, पुराने फोन हो जाते हैं, डेड हो जाता है बैटरीज, ठीक है। तो जनरली हम लोग कूड़े में फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली एनवायरमेंट पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तो उसका इलाज क्या है, तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक परचेज कर रहे हो उसके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लो एक बार। उन्होंने ये जो ईपीआर का जो प्रोविजन है, आपको वहां पे रेफरेंस मिलेगा इसका, उसकी वेबसाइट पे। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप जहां से भी खरीद रहे हो, तो वहां पे वो बकायदा जिक्र करके रखता है कि अगर आप
इन केस इस चीज को डंप करना चाहते हो कि आप डिस्कार्ड करना है, तो आप किससे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको इंश्योर कर सकते हो कि वो एनवायरनमेंट में डायरेक्टली ना डिस्कार्ड हो, ठीक है, उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग हो, और अगर वो रिसाइकल हो सकता तो बेस्ट है, बट अगर नहीं हो सकता तो उसे किसी ऐसे पर्सन के पास जाना चाहिए जो उसको इफेक्टिवली डिसमेंटल कर सके, ताकि वो एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट करे, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, आर्सेनिक हो गया, तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी ई वेस्ट को डिस्कार्ड कर रहे हो तो। नेक्स्ट इश्यूज क्या है ई वेस्ट से एसोसिएटेड, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो जनरेट कर रहे हैं हम ई वेस्ट और उसको रिसाइकिल करने की जो कैपेसिटी चाहिए वो उतनी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो उसको मैच करना पड़ेगा जितना हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटीज। नेक्स्ट हेल्थ हैजार्ड है, तो बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जो भी हमने डिस्कस किया वो सब हैं, जिससे अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं, फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल टू इनफैक्ट कैंसर तक की बीमारियां हो सकती है इससे। नेक्स्ट इनएडिक्वेट नॉर्म्स है, तो जो नोडल बॉडी है एक्साइज एंड कस्टम्स की, उनके पास कोई प्रोटोकॉल रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो डिफरेंशिएट करें बिटवीन ई वेस्ट एंड सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, तो वो कोई अवेयरनेस नहीं है। नेक्स्ट लैक ऑफ अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो कंज्यूमर जो है वो लैक करते हैं मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस फॉर ई वेस्ट एंड वेरियस ई वेस्ट कंपोनेंट, ठीक है, और उनके पास बहुत कम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं डिस्पोज करने का अपना ई वेस्ट। जैसे आगे अभी हम बात कर ही रहे थे इसके बारे में कि जनरली लोग उतनी मेहनत नहीं करते, वो नहीं जाएंगे किसी वेबसाइट पे, वो सीधा उस पुराने फोन को उठाएंगे और कचरे के डब्बे में डाल देंगे, ठीक है। थोड़े से जागरूक बनिए आप लोग भी, और ये जो ज्ञान है अपना जो यूपीएससी के दौरान आप इकट्ठा कर रहे हैं उसको उसमें यूज में लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, तो अगेन जो चीजें हमने डिस्कस करी थी कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है, एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल होता है, क्योंकि ये सब केमिकल्स लीच कर जाते हैं नीचे। नेक्स्ट लैक ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो अभी ई वेस्ट जो है बहुत ही रिलेटिवली न्यू बिजनेस है, ठीक है, अभी इसमें लार्ज स्केल पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आया है, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहते हैं तो एक तो इस चीज को उसके बारे में इंफॉर्मेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि प्राइवेट कंपनी आए। जैसे अभी कुछ कंपनीज आप जानते होंगे, कैशिफाई वगैरह जो है ये आपके पुराने फोन्स ले लेती हैं, ठीक है, अगर कुछ सर्टेन कंडीशन अगर मीट होती है तो इस टाइप से ऐसी और कंपनीज आएंगी तो शायद प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ने पे बेटर टेक्नोलॉजीज भी आएंगी इस फील्ड के अंदर, ठीक है। सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द इश्यूज ऑफ ई वेस्ट। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड पे आते हैं, तो सबसे पहले सेपरेट डिपार्टमेंट बनाओ अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली ई वेस्ट जो वेस्ट है उसको मैनेजमेंट करने का काम करे। स्ट्रिक्ट विजिलेंस करो ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि अभी हमने देखा 1.5% जो वेस्ट है ई वेस्ट, दैट इज ओनली इंस्टीट्यूशनली प्रोसेस, बाकी का क्या होता है वो पता नहीं, एंड वो लार्जली अनऑर्गेनाइज या फिर डायरेक्टली डंप होता है, तो उस चीज के ऊपर प्रॉपर सुपरविजन करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये जो प्रोविजंस थे ई वेस्ट रूल के उनकी, और एनफोर्समेंट भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि जैसे बार बार आपने सुना होगा कि प्लास्टिक जो पॉली बैग्स है वो बैन कर दिए, फिर 1 महीने बाद आप देखते हो कि सब लोग प्लास्टिक पॉली बैग्स लेके घूम रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इम्प्रूव करो एंड इंसेंटिवाइज करो रिसाइकलिंग, ठीक है। सो रिसाइकलर्स पे जीएसटी एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ई वेस्ट, ठीक है, तो उनको एक तरीके से रिसाइकलिंग को इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव बनाते हैं, तो यहाँ पे उनको थोड़ा जीएसटी के रिजीम से हम लोग 0% जीएसटी पे लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ देखने को मिले। नेक्स्ट इम्प्रूव अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट ई वेस्ट, तो जो भी एनजीएज हैं, आरडब्ल्यूएज हैं, वो सब कुछ अवेयरनेस ड्राइव्स चला सकती हैं इसके बारे में। रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, हम जो अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि सेकेंड हैंड और जो ई वेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस ही हमारे कस्टम्स वालों को नहीं पता है,
तो आपने शायद एक मूवी देखी होगी, साउथ इंडियन मूवी है, आई थिंक सिंघम नाम है उसका, सिंघम शायद पार्ट 2 है मे बी। तो उसके अंदर ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट आता है, इंडिया में डंप हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही बाहर से कई कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपना जो ई वेस्ट है वो इंडिया में डंप करवा लेती हैं, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स बोल के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या सेकेंड हैंड और क्या वेस्ट है, ठीक है, ताकि कोई और कंट्री का वेस्ट जो है इंडिया में ना आए। नेक्स्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट by reducing the extent of hazardous material used in progression and the amount of surplus raw material in stock, the magnitude of waste generated can be reduced. Okay. So this was with regards to the entire topic, e-waste management tool. ठीक है, यहाँ पे एक पूरी साइकिल दी हुई है कैसे कैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल जो है वो डेवलप हुआ था, ठीक है। अभी उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड है राइट टू रिपेयर, ठीक है। सो गवर्नमेंट अभी प्लान करी है टू सेट अप अ यूनिफाइड नेशनल पोर्टल फॉर मल्टी ब्रांड गैजेट रिपेयर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंगल पॉइंट पोर्टल होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लॉन्च करेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि रिपेयर की अगर हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली पर्सपेक्टिव से, हम शायद सोचने लग जाएं और सोचे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बेसिकली नज किया है कुछ लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर लाइक सैमसंग, फिलिप्स एक्सेट्रा, कि आप ब्रांड मैनुअल्स में रिपेयर चार्जेस, सर्विस सेंटर्स, ओवरऑल कॉस्ट जो भी है वो सब एक तरीके से पहले से बता के रखें कंज्यूमर को, ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले सके, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बात किया कि एनवायरमेंट फ्रेंडली वेज में 4R का एक कॉन्सेप्ट होता है, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज एंड रिफर्बिश था क्या, यही था ना 4R, ठीक है। तो ये चार जो आर्स होते हैं इस पे थोड़ा सा हम फोकस करें, और ये जो डिसीजन है दिस इज इन लाइन विद लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो हमने जो अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स था वहां पे मिशन लाइफ के बारे में बात किया ही था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। सो जिसके अंदर हम बेसिकली नज कर रहे थे लोकल या कॉमन पीपल को कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका लाइफस्टाइल में अपनाए, ठीक है। तो ये राइट टू रिपेयर करने से हम बेसिकली जो वेस्ट है उसको कम करेंगे, और वेस्ट कम होने से ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट जो है उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सो ये लाइव जो था इसके बारे में थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने आइडिया इंट्रोड्यूस किया था द COP26 ऑफ ग्लासगो ऑफ UNFCCC, ठीक है। सो इसमें यही था प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच, P3 अप्रोच रखनी थी, ठीक है। तो बाकी तो आई थिंक बता ही दिया मैंने। सो राइट टू रिपेयर है क्या? सो इट रेफर्स टू द framework that requires manufacturers to disclose product details to consumer so that they can repair their device by themselves or through third parties rather than relying on the original producer, ठीक है। Especially this is very true with regards to the electronic companies, ठीक है, क्योंकि वो इतने हाई टेक इक्विपमेंट्स बनाने लग गई है कि उनके अलावा उसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं है, ठीक है। प्लस कई कंपनीज क्या करती हैं कि उनकी इंडिया में इतनी प्रेजेंस होती नहीं है, जैसे नए नए कंपनीज आ जाते हैं, जैसे OnePlus आया तो शुरू में बहुत कम जगह उनके सर्विस सेंटर थे, धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाए। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनीज शायद उनका फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं होता, बट वो प्रोडक्ट सेल कर देती हैं इंडिया के अंदर थ्रू ऑनलाइन मीन्स। अब वो प्रोडक्ट इंडिया में आ गया, उसको आने के बाद उसका रिपेयर कैसे होगा, ठीक है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि अगर आप इंडिया में कोई चीज को सेल कर रहे हो तो बकायदा पूरा एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होना चाहिए कि उसमें क्या कंपोनेंट लगा है, ताकि अगर कोई उसे रिपेयर कराना चाहे, ठीक है, तो वो उसको करा सकता है। सो दिस एम्स टू कट डाउन ऑन द रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर, स्पेशली ट्रू विद रिगार्ड्स टू द एप्पल, ठीक है, जो बार बार कुछ कुछ नया नया ला के मार्केट को एक तरीके से खराब कर देता है, ठीक है। आजकल आप देखते भी होंगे रिपेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल खत्म ही हो गया, लोग रिपेयर कराते ही नहीं, दे सिंपली
discard their products and buy new ones. So इसमें key sectors क्या होंगे? Farming equipments, mobile phone, tablets, consumer durable, etc. While there is no specific law on the right to repair in India, Competition Commission of India in Shamsher Kataria versus Honda CL Cars Limited case 2014 का ये केस है, determined that exclusive access to spare parts only to authorized repairers amounted to anti-corruption practices. ठीक है, तो लॉ तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने बेसिकली ये चीज बोला है कि आप ये जो स्पेयर पार्ट्स है सिर्फ अपने ऑथराइज्ड रिपेयरर्स को दे रहे हैं, तो एक तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है. ये चीज सबको अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो कंज्यूमर है उसको कहीं से भी, जहां से उसे ठीक लगता है वहां से उस चीज को रिपेयर करा ले. नेक्स्ट, व्हाट आर द कंसर्न्स? तो वॉयलेट करता है आईपीआर, ठीक है. तो ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सालों की मेहनत करती है और फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया प्रोडक्ट निकालती है, और फिर उस नए प्रोडक्ट की आप इंफॉर्मेशन मैनुअल में दे दोगे तो उसके थ्रू इनके जो कॉम्पिटिटिव एज है वो खत्म हो सकते हैं और इनका जो आईपीआर है वो वायलेट हो सकता है. नेक्स्ट, इनोवेशन. रिपेयरिंग गैजेट्स रादर देन अपग्रेडिंग देम विल एक्ट एज ए हिंड्रेंस टू इनोवेशन. ठीक है, अभी जैसे कि आप जानते हो इंडिया में स्क्रैपिंग एक लॉ स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आए हैं कि गाड़ियों को स्क्रैप करो और उसकी जगह नई गाड़ी पे इंसेंटिव मिलेगा. तो कहने का मतलब हम एक तरीके से फोकस ही करना चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा नई नई गाड़ियां खरीदे. तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर हम रिपेयर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो नए नए प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा. ठीक है, तो इनोवेशन पे थोड़ा असर पड़ेगा. नेक्स्ट, प्राइवेसी है. इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड पार्टी सर्विसेज के थ्रू जो सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो पता लग सकते हैं. ठीक है, जैसे लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनको भी पता लग जाएगा हैक्स, कैसे वो किसी प्रोडक्ट को ओपन करके किसी की भी पर्सनल डिटेल निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी. तो मॉडर्न टेक जो है वो बहुत तेजी से श्रिंक होता जा रहा है. ठीक है, हर साल हम देखते हैं कि लेट्स से पहले हम बहुत बड़ा कंप्यूटर यूज करते थे, अब धीरे धीरे हम लैपटॉप पे आ गए हैं, लैपटॉप से हम आईपैड्स के ऊपर आ गए हैं. ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से श्रिंक हो रहा है और उस सेंस में उस चीज को मैन्युफैक्चर या रिपेयर करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है या टेक्निकल हो जाता है. ठीक है, वो एक इशू है. मतलब छोटी छोटी चिप्स जो है, पहले बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव होती थी, आज वो चीज एक छोटी से चिप के ऊपर आ जाती है. तो इस तरीके से रिपेयर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट, एफिशिएंसी है कि जो प्रोडक्ट्स रिपेयर किए गए हैं वो उतने शायद एफिशिएंट ना हो जितना कि कोई न्यूअर प्रोडक्ट्स हो. ठीक है, ये कुछ इश्यूज है. अब आते वे हेड. तो पहला, रेगुलेशन थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट करने की जरूरत है, एंड दिस शुड लर्न फ्रॉम गुड रेगुलेशन एंड प्रैक्टिसेस इन अदर कंट्रीज, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में. यहाँ पे रिपेयर कैफेज हैं. इनफैक्ट अगर आपको इंडिया में भी इस लाइन पे कोशिश की जा रही है कुछ ऐसे बनाने की जहाँ पे हम रिपेयर कर सकें, ई वेस्ट क्लिनिक वगैरह. नेक्स्ट, ब्रिंग लेजिस्लेशन. ठीक है, लॉ लेके आओ ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो कॉम्पिटिटिव रूल्स है उसके बीच में बैलेंस बन सके. ठीक है, सर्विसिंग टूल्स कर सकते हैं कि हम कुछ पार्ट्स और टूल्स को इंक्लूडिंग द डायग्नोस्टिक टूल शुड बी मेड अवेलेबल टू थर्ड पार्टीज. ठीक है, ताकि जो माइनर ग्लिचेस है, हम ये नहीं कह रहे कि आईपीआर अपने डिस्क्लोज कर दो, बट जो माइनर ग्लिचेस है वो लोग लोकल लेवल पे सॉल्व कर सके. फिर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो पूरी तरीके से और सही जो डिटेल है वो दे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में. लास्टली, एक्सपर्ट कमेटी. सॉरी, committee engaging various stakeholders like ICEA, Indian Cellular and Electronic Association, consumer activists and manufacturers should formulate to address issues in implementation of right to repair. ठीक है, तो EU की देखा देख इंडिया के अंदर भी जो इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन है, इन्होंने भी एक डायरेक्टिव निकाला है आईफोन को, कि एप्पल को, कि आप भी जो है वो C टाइप का ही चार्जर दो यहाँ पे भी. ठीक है, ताकि ये जो ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है या इसकी वजह से जो एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की वजह से जो ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो ना हो. ठीक है, सो दिस वाज विद रिगार्ड्स टू द राइट टू रिपेयर. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है? नाउ वी कैन डू.
कूल है, तो आज के लिए फिर यहीं पे स्टॉप करते हैं।